नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण में वांछित लुटेरा इनामिया व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब अवैध असलों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि तरवा और सरायमीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश कृष्णानंद उर्फ मिंटू विश्वकर्मा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। मुंबई से चोरी की गई अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और साथ ही एक अवैध पिस्टल, एक अवैध जिंदा व 5 अवैध खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाश कृष्णानंद उर्फ मिंटू विश्वकर्मा थाना आजमगढ़ के ऊपर 50,000 का इनाम था और कई लूट की घटना में वांछित चल रहा था, जिसे आज पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। आज थाना तरवा क्षेत्र में थाना तरवा और सरायमीर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा, जो कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश से घायल हुआ है। उसे उस दाहिनी टांग में गोली लगी है। ये एक शातिर बदमाश है और आसपास के 9 थानों में ये लूटपाट की घटनाएं करता था और लगभग 8 जिलों की 15 लूट की घटनाओं में ये वांटेड था। इसके पास से बंबई से चोरी की हुई एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल मिली है और एक 32 बोर का पिस्टल मिला है और भारी मात्रा में खाली और भरे कारतूस मौके से बरामद हुए हैं। तो ये इसकी गिरफ्तारी के उपरांत एक तो इसका जो पूरा गैंग है उसके बारे में पता चला है और दूसरे इसकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में जो लूटपाट की आसपास के जिलों में लूटपाट की घटनाएं हो रही थी उन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के समर्थन और सहयोग के लिए समस्त हिंदू संगठनों ने कमर कस रखी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज नगर पंचायत महाराजगंज में संघ एवं हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े संगठनों द्वारा राम जन्मभूमि निधि समर्पण कार्यालय का विधिवत पूजन हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया गया। सहयोगार्थ संकल्प लेते हुए भाजपा नेता राजेश कुमार गुप्ता, आरएसएस द्वारा संचालित निधि समर्पण के जिला अभियान प्रमुख मनसा यादव सहित पंकज सिंह, बलवंत सिंह, उत्कर्ष, सुरेंद्र चौहान, पंकज तिवारी, सिद्धार्थ, बजरंग बहादुर सिंह, अलंकार, भूपेश मिश्र, आशुतोष सिंह, सीताराम प्रजापति, कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रचारक अम्बीश ने बताया कि मंदिर निर्माण में सरकार की मदद के बिना मंदिर के निर्माण में संपूर्ण हिंदू समाज के सहयोग और समर्पण की भावना से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संघ हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े लोगों के बीच जाकर उनके समर्पण व इच्छादान के लिए अभियान चला रही है। जिला कार्यवाह ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि इस अभियान में संघ महत्वपूर्ण भारत में न्याय पंचायत स्तर तक समितियों का गठन कर प्रत्येक परिवार व प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर इस इच्छा दान प्राप्त करने का लक्ष्य अपेक्षित है। तो वही वरिष्ठ नेता हरेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से इच्छा दान करने की अपील भी की। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मती पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद के सठियाव चौराहे पर स्वर्गीय राजेश शिल्पकार स्मृति में गरीब वंचित शोषित वर्गों को इस कड़ाके की ठंड में सैकड़ों कंबल वितरण किया गया, जिसमें ग्राम लोहरा सठियाव आदि ग्राम सभा के लोगों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ गरीब वंचित वर्गों उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर लोजपा प्रयत्नशील रहेगी। कार्यक्रम में सहयोगी गण नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदिनी गोड़, माया देवी, जयराम यादव, बजरंगी शिल्पकार, बालचंद जयसवारा, दिनेश विश्वकर्मा, बांकीलाल प्रजापति समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता विशाल कनौजिया एवं संचालन चंद्रशेखर मौर्य ने किया। कार्यक्रम को सभी लोगों के सहयोग से संपन्न किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा शिव मोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। हम शिव मोहन शिल्पकार प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा उत्तर प्रदेश एवं भारतीय रेलवे बोर्ड के सलाहकार सदस्य पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल। आज कंबल वितरण जो हुआ है उसके बारे में। कंबल स्वर्गीय राजेश शिल्पकार के स्मृति में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ष बंटता है। मौसम ज़्यादा ठंडा था। जो गरीब वंचित शोषित वर्ग है, जो अपने के लिए मोहताज है, कमजोर असहाय है, विकलांग है, वह बुजुर्ग लोगों को जो है वितरण किया गया है। माताएं बहनों को वितरण किया गया है। कितना कंबल वितरित हुआ होगा अभी तक? 200, कुछ से ज़्यादा ही। अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम हमारा 19 तारीख को आजमगढ़ में है और उसके बाद 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे है और प्रत्येक ब्लॉकों में हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा।
लोक जनशक्ति पार्टी अपने गतिशील को आगे बढ़ा रही है, दफ्तर को मजबूत कर रही है। गरीब वंचित शोषित वर्गों की बात सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अपने अधिकारों से जो वंचित है उनको बात को कहा जाएगा। जो आज तक अपने अधिकार को नहीं पा पाए उनके लिए लड़ा जाएगा। और साथ ही हमेशा समाज में एक संदेश दिया जाएगा कि शोषित वंचित कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई मात्र एक पार्टी है तो लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने गरीब वंचित शोषित वर्गों की लड़ाई हमेशा लड़ा है और लोक जनशक्ति पार्टी का गठन भारत के उन वंचित गरीब और शोषितों के लिए हुआ है जो देश हित के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। गरीबों को क्या मैसेज जानते हैं, आम जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं आम जनता में और अपने जैसे मध्यम वर्गों के भाइयों से और आपसे जो श्रेष्ठ भाई हैं, अपने अगल बगल जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको सहयोग करें और अपने घर के बगल के दिए से उनको भी घर में रोशन करने का काम करें, ताकि समाज में फैली व्यवस्था कुर्तियाँ समाप्त हो। जातिगत भेदभाव खत्म होने चाहिए, समाज में ऊंच नीच का बात खत्म होना चाहिए, सामंतवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा की प्रगति होनी चाहिए। समाज में जो पढ़ा लिखा हो, जो कर्तव्य निष्ठावान हो, जो मूल रूप से सही प्रकार से काम करता समाजवाद हो, उसकी पहचान होनी चाहिए। पूंजीवाद का समापन होना चाहिए। अगर एक घाट पे जो है शेर पानी पीता, उसी घाट पे बकरी को भी पानी पीना चाहिए। यही भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। इसी की मैं परिकल्पना करता हूँ, जनता को संदेश देता हूँ, इसी के साथ मैं अपने बारी विराम देता हूँ। जय रामविलास पासवान, जय लोक जनशक्ति। सीबीएसई प्रबंधक संघ की प्रथम 2 दिवसीय महाकुंभ सेमिनार का आयोजन ओम विलास वाराणसी में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सीबीएसई स्कूल प्रबंधक संघ और पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेक्रेटरी सीबीएसई दिल्ली अनुराग त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्वेता अरोड़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज उपस्थित रहे। सीबीएसई सेक्रेटरी दिल्ली अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने और उनको रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही साथ उनको मुखर करना तथा उनको रटाने के स्थान पर समझ वाले शिक्षा देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि हो सकता है कि इसको लागू करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आवे, लेकिन इसको लागू करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के लिए यह नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए भी बहुत सारी बातें का उल्लेख किया, जिसमें उनको ट्रेनिंग से लेकर शिक्षण सामग्री देने तक की बात कही। इसके बाद सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने स्कूल के संचालन के नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि अब स्कूल के नवीनीकरण को 3 साल के स्थान पर 5 साल पर करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, मान्यता की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने और अब 1 साल में 3 बार मान्यता के लिए आवेदन करने से 3 साल से 5 साल के बच्चों पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने संबंधी शासनादेश जारी करने का संकेत दिया है। विशिष्ट अतिथि सीबीएसई की क्षेत्राधिकारी श्वेता अरोड़ा ने अनुभव युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेंड शिक्षक ही बच्चों को अच्छी और अनुभवयुक्त शिक्षा दे सकता है। डॉक्टर आलोक पांडे ने कहा कि सीबीएसई की नई नीति के अनुसार विद्यालयों को संचालित करने में अब पहले से ज्यादा आसानी होगी। आजमगढ़ से मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल जहानागंज आजमगढ़, शिव गोविंद सिंह वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट आजमगढ़, राजेंद्र यादव सर्वोदय पब्लिक स्कूल, अशोक श्रीवास्तव ईशान पब्लिक स्कूल, विजय बहादुर सिंह, संजय पाठक सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। सीबीएसई प्रबंधक संघ में उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। 60 डिग्री रिव्यू में ये सारी चीजें कवर होती हैं जो एजुकेशन पॉलिसी ने कही है, और धीरे धीरे इंटरनल असेसमेंट हो सकता है हम और बढ़ाएं, लिबर्टी आपको और मिले, जिससे आप अपने बच्चे को साल भर असेस कर सकें और हमारे 3 घंटे के प्रश्न पत्र से कम नुकसान हो उसका। एक बात मैं और जिक्र करना चाहूंगा, आप सबको ये बताना जरूरी भी और आप सब जानते भी होंगे, आपका टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जो उसने 40 मिनट में पढ़ाया या 4 घंटे में पढ़ाया या 1 साल पढ़ाया, उसका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ कि नहीं, आप लोग कभी पूछते हो? एज ए मैनेजर, एज ए ओनर, कभी आप इन्वॉल्व होते हो? कभी क्लासरूम में ऑफिस छोड़ करके कमरे में बैठते हो बच्चों के पीछे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? बैठिए, आप राउंड लीजिए, आप क्लासरूम में बैठिए, आप बच्चों को देखिए, रिजल्ट में डिस्कस करिए, पेरेंट्स से बात करिए, इनफॉर्मल मीटिंग करिए, बिना परिचय दिए हुए मैदान में खेलिए, तब आपको पता चलेगा स्कूलों में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी अब जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी लखनऊ समेत पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। उत्तरी पश्चिमी हवा गलन बढ़ा रही है, कोहरा भी छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है। मौसम जानकारों की माने तो आने वाले
4-5 दिनों में शीतलहर के साथ ठंड और भी बढ़ सकती है। तो वहीं यूपी का औरैया जिला, जहां दिन की शुरुआत सुबह भीषण कोहरे के साथ होती है और दिन भर शीतलहर और ठंड का प्रकोप बना रहता है। कई दिनों से पड़ रही हाड़ कांप देने वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठंड के कहर से जिंदगी ठहर सी गई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती है और गाड़ियों का आवागमन भी प्रभावित हो गया है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी इस भीषण ठंड में त्रैमाम कर रहे हैं। इंसान तो आग सेक कर कुछ राहत पा लेते हैं, लेकिन बेचारे बेजुबानों को ठिठुर कर ही ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। इस बाबत टीवी 20 न्यूज ने स्थानीय लोगों से बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जगह जगह जो अलाव की प्रक्रियाएं जलवाई गई हैं डीएम साहब द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, उससे भी पब्लिक को राहत मिल रही है और हम लोगों को भी राहत मिल रही है और निकल रहे हैं समय से अपने काम के लिए। और निकलना पड़ता है, एक तो मजबूरी है हम लोगों की काम करना, दैनिक कार्यों में पेचाना। अलाव जल रहे हैं नगर में, अलाव जल रहे हैं, अलाव जगह जगह जल रहे हैं, जिससे आम जनमानस को कुछ राहत मिलती है। वैसे आप लोगों को दिक्कत तो हो रही है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सब। और मौसम तो काफ़ी खराब है, खुदा बहुत ज़्यादा है। अलाव के क्या इंतजाम है? अलाव के इंतजाम तो ठीक है हमारे यहाँ, प्रशासन द्वारा अलाव जलाए गए हैं। अच्छा चल रहा है। वैसे हमारे स्टेशन बाजार में तो जल रहे हैं, जल रहे हैं। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है किसानों का धरना प्रदर्शन, क्योंकि भारतीय लोक शक्ति ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह से सुप्रीम कोर्ट की कथनानुसार पुलिस कमिश्नर पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली रामलीला मैदान में किसान कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने की एप्लीकेशन दी है। आपको बता दें कि भारतीय लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए किसान कानूनों के विरोध में लगभग 2 महीनों से नोएडा एक्सप्रेसवे दलित प्रेरणा स्थल पर धरना और प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसी बीच सरकार की 9वें दौर की वार्ताएं भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों, भारत सरकार व किसान संगठनों के बीच चल रही है। इसी बीच संगठन की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा किसानों की तरफ से किसानों के काले कानून को बदलने व समाप्त करने के लिए याचिकाएं लगाई गई, जिनकी सुनवाई भी लगातार चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों पर स्टे कर रोक भी लगा दी है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह से बहस के दौरान कहा कि क्या आपके संगठन यदि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस स्थान दे, जैसे कि रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर उपलब्ध कराए, वहां धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलाया जा सकता है। इस संबंध में किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर नई दिल्ली से मांग किया है कि हमारे संगठन भारतीय लोक शक्ति को दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन व इन कानूनों का विरोध करने की अनुमति दी जाए, ताकि कानून की मर्यादा भी रहे। आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस आशय के साथ आगमन हुआ है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 9वें दौर की वार्ता किसानों के साथ कानून वापस लेने को लेकर फेल हो गई है। तो ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि जब सारे जतन फेल हो रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसान कानूनों के खिलाफ स्टे भी दे रखा है उनके इम्प्लीमेंटेशन पर, तो ऐसे मामले में जब धार्मिकता अवश्य आती है, इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आगमन हुआ है कि प्रभु श्री राम नगरी, प्रभु श्री राम ही, महाबली हनुमान ही, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ ऐसी कृपा करें जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और इस तरह से जो विसंगति फैल रही है किसान और सरकार के बीच में, उसका अंत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अयोध्या से 200 सांसद की मांग जब प्रभु श्री राम की उन्होंने पूरी की, तो किसान भी इस देश की आत्मा है, व्यक्ति हैं, उनकी भी मांग यहाँ से पूरी होनी चाहिए प्रभु श्री राम के। और दूसरी बात, जो भारतीय किसान लोक शक्ति ने, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि क्या आप लोग रामलीला मैदान में जाने के लिए तैयार है अपना आंदोलन करने के लिए, तो इसमें हमारा यही कहना है कि भारतीय किसान लोक शक्ति ने आज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है जिसमें एप्लीकेशन दे के माध्यम से मांग की है कि वो हमें रामलीला मैदान उपलब्ध कराएं, जिससे हम वहाँ पर जाकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक मना सकें। उनका अभी आंदोलन नोएडा के स्मृति उस पर बॉर्डर पर चल रहा है भारतीय किसान लोक शक्ति ने। अगर रामलीला मैदान में जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है, उसी के आधार पर यदि वहाँ जगह देते हैं तो वो आंदोलन को वहाँ करके वहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरी तरह से मना सकें।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरौलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास एक अदेशी पिस्टल, 32 बोर मैगजीन व जिंदा कारतूस व टाटा टियागो कार बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद दाऊद व मोहम्मद साहिद का नाम शामिल है। घटना के बाबत क्या कुछ कहा है इस पर ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। 17 जनवरी 2021 को सवेरे अतरौलिया थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि पोखरा आंगनबाड़ी के पास कुछ व्यक्ति एक कार में किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर अतरौलिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा गया और जब उस गाड़ी को चेक करने का प्रयास किया गया तो उसमें बैठे लोगों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक व्यक्ति फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से एक अवैध देशी पिस्टल, कारतूस बरामद हुई है तथा टाटा टियागो गाड़ी वेस्ट बंगाल नंबर की पाई जा रही है, जिसके संबंध में और जानकारी एकत्र की जा रही है। फरार व्यक्ति के हेतु नियमानुसार दबिश दी जा रही है तथा शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।